नमस्कार, मैं वंदना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावी बिगुल आज बजने वाला है। चुनाव आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर 3:30 बजे तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। चुनाव आयोग ने बाकायदा पत्र जारी कर बताया कि राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें चुनाव और मतगणना की तारीख का ऐलान किया जाएगा। साथ ही यूपी चुनाव की भी आज घोषणा होगी। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। बता दें कि यूपी के होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा और साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग आज घोषणा करने वाला है, जिसके लिए बैठक चालू हो जाएगी। और बता दें कि 3:30 बजे इसी को लेकर आज चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा। साथ ही यूपी में होने वाले 10 सीटों पे उपचुनाव को लेकर भी आज चुनाव आयोग दिन फाइनल कर देगा कि किस दिन चुनाव होने हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज का दिन बड़ा है। चुनाव आयोग आज दोनों जगहों के चुनाव की तारीखें घोषित कर देगा। क्या कहना है इसके बारे में? है और वो चुनाव तारीखों की घोषणा करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव की तो घोषणा होगी ही, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, बहुप्रतीक्षित चुनाव है। लगातार सभी राजनीतिक दल इन चुनावों की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार यूपी की भी जनता लगातार इंतजार कर रही है चुनाव कब डिक्लेयर होंगे। तो आज वो वक्त आ गया है, दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो शुरू करेगा और सबसे पहले चुनाव की घोषणा की जाएगी। तो उसके बाद देखिए झारखंड और फिर उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की आज घोषणा की जाएगी, और घोषणा करने के साथ ही तमाम जगहों पे जो आदर्श आचार संहिता है वो लागू हो जाएगी, और तमाम जो गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन की उनका जो पालन है वो किया जाएगा जहां जहां चुनाव होने हैं। और अगर खासकर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ऑलरेडी इसमें 6 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अपने 6 जो योद्धा है उनको मैदान में उतार चुकी है, लेकिन भाजपा ने अब तक एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हालांकि दावा है बीजेपी ने 9 सीटों पे प्रत्याशी फाइनल कर लिए हैं और एक सीट आरएलडी को मिला हुई है, लेकिन अब तक आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है। भाजपा पार्टी की जो चुनाव घोषित होने के कुछ ही समय बाद ऐसा माना अपने जो है घोषित कर देगी, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस उत्तर प्रदेश में उसको लेके भी तमाम अटकलें हैं कि कांग्रेस क्या 4 सीटों पे लड़ेगी, ये सपा अभी भी कुंदरकी और 1-2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। तो तमाम ऐसे समीकरण हैं जो गढ़ बिगड़ रहे हैं। उसी बीच आज इलेक्शन कमीशन 3:30 बजे चुनाव की घोषणा करने जा रहा है और यूपी उपचुनाव की भी आज घोषणा होने जा रही है। तो ऐसे में बहुत बड़े स्तर पर देखिए उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि 10 सीटों पे उपचुनाव है। 2027 से पहले ये एक महामुकाबला उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, और इसके बाद कोई ऐसा चुनाव होना भी नहीं है यूपी में जिसमें 10 सीटों तक चुनाव हो। 1-2 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव जरूर संभव हो सकता है, लेकिन 10 सीटों पे चुनाव हो जाना ये इतनी जल्दी संभव नहीं है उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले। तो ऐसे में ये एक सेमीफाइनल मुकाबला हो सकता है, और देखने वाली बात है कि क्या जो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का समीकरण था, क्या वो समीकरण अभी भी आगे जारी रहेगा या फिर कुछ समीकरण बन बिगड़ सकते। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी को काफी उत्तर प्रदेश से फायदा मिला, कई सीटें बढ़ी, उसका काफी वोट परसेंट बढ़ा, लेकिन बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। तो क्या वो जो नुकसान हुआ बीजेपी को वो इस चुनाव में भी दिखेगा, विधानसभा उपचुनाव में भी वो नुकसान जारी रहेगा, या बीजेपी उसको भरपाई करने में कामयाब हो जाएगी? बीजेपी इस बार की 10 विधानसभा सीटों में से जहां जहां उपचुनाव होना है वहां पे बीजेपी अच्छी बढ़त में है, समाजवादी पार्टी को इसमें करारा झटका लगेगा। तमाम जो सवाल है उनके जो जवाब है वो आने वाले समय में निश्चित रूप से देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। और अभिनव, आज जब तारीखों का ऐलान किए जाएंगे तो उसके बाद पार्टियों की क्या तैयारियां रहेंगी, जिसकी वजह से जो चुनाव बीत चुके हैं उनकी तरह किसी को भी नुकसान का सामना ना करना पड़े? ऐसे में विपक्षी दल और सरकार की क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल, देखिए अभी तो सभी की निगाहें दोपहर 3:30 बजे की ओर है कि जब इलेक्शन कमीशन आके चुनावी तारीखों की घोषणा कर रहा है, तमाम चीजें देखी जाएंगी, कितने फेज में चुनाव है। हालांकि यूपी में उपचुनाव जो है वो एक ही चरण में होगा, 10 सीटों पर। महाराष्ट्र के आते हैं, महाराष्ट्र में भी
1 से 2 जो चुनाव है वो संपन्न करा लिए जाएंगे। झारखंड पे ज्यादा रहेगी जरूर चुनाव की, क्योंकि वहाँ पहले भी चरण में चुनाव होते हैं, उस तरह की चीजें वहाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल सभी राजनीतिक दल जो है वो दोपहर में 3:30 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर बनाए हुए हैं। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो अपनी तैयारियां तेज कर देंगे और इसके बाद लगातार टिकट वितरण का जो कार्यक्रम है वो बड़े स्तर पर चलेगा। महाराष्ट्र और झारखंड के लिहाज से अगर बात करें, वहीं यूपी की बात करें तो यहाँ पे 4 सीटों पर विपक्ष को 85 उतारना बाकी है और 10 सीटों पर अभी सत्ताधारी पार्टी और एनडीए गठबंधन को अपने 85 तय करने बाकी है। तो बहुत बड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। जाट लहर से लेकर आलू बेल्ट तक ये होगा। पूर्वांचल से अवध तक की सीटें इसमें शामिल है। 10 विधानसभा उपचुनाव है, लेकिन 10 विधानसभा उपचुनाव यूपी के सभी कह सकते हैं हर कोने को छूते हुए आएंगे। अगर आप देखें तो गाजियाबाद से लेके मीरापुर से लेके और मिल्कीपुर और फूलपुर तक ये चुनाव हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक पूरे उत्तर प्रदेश का मूड इस चुनाव में पता चलेगा कि प्रदेश के आवाम जो है क्या चाहती है, कहाँ पे क्या समीकरण है, किस पार्टी के पक्ष में है या फिर उसके विरोध में है। ठीक है जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ आज यूपी में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान आज चुनाव आयोग करेगा। तो वहीं यूपी के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद जबरदस्त तनाव का माहौल है। बता दें, इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखकर योगी सरकार की सांप्रदायिक रणनीति का आरोप भी लगाया और उन्होंने कहा, हिंसा और हार के डर के चलते हिंसा का सहारा लेना उनकी पुरानी रणनीति है। जनता सब समझ रही है और ये उपचुनाव की दस्तक है। दरअसल बहराइच हिंसा पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। जनता सब समझ रही है, हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है, ये सब जानते हैं। ये उपचुनाव की दस्तक है। दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तब जब ये सरकार चाहेगी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, बहराइच की हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का सीधा आरोप कि ये सरकार ने जानबूझकर कराया है। चुनाव आने वाले हैं और सांप्रदायिक दंगे भाजपा कराती है, क्या कहना है इसके बारे में? एक बड़ी हिंसा जो है वो देखने को मिली है और लगातार दो समुदाय के बीच में जो लोग हैं वो आमने सामने आ गए और इसमें एक शख्स की जो है जांच चली गई है और उसके जो परिजन है पीड़ित परिवार से सीएम योगी मुलाकात जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि सरकार ने जानबूझ के ऐसा होने दिया, ये हार के डर से ये जो हिंसा है वो देखी जा रही है और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते हैं तो फिर इस तरह की हिंसा क्यों बढ़ने लगती है। उन्होंने तमाम हमले किया और उन्होंने कहा कि जो जनता है वो अब सरकार की कार्यशैली को समझ रही है, जनता सब कुछ समझ तमाम बातें अखिलेश यादव ने मीडिया पर पोस्ट करते हुए कही है। उनका साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे हमला था और लगातार वो सरकार पर हमलावर नजर आए। देखिए बहराइच में बड़ी हिंसा हुई और निश्चित रूप से इसमें प्रशासन की नाकामी भी उजागर हुई कि समय रहते डीएमएसपी मौके की स्थिति नहीं जांच पाए या डीआईजी लेवल तक के अधिकारी देखिए उसमें उनकी सामने आई। इसके अलावा बात करें कल फिर एसटीएफ के जो है उनको जाना पड़ा, एसटीएफ चीफ को अर्थात जिसको हम मौके पर स्थिति कंट्रोल करते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो हाथ में रिवॉल्वर के लगातार दंगाइयों को दौड़ाते हुए नजर आए। तो आप देखिए आउट ऑफ कंट्रोल जरूर बहराइच में हुई और कानून व्यवस्था लगातार विपक्ष को लेकर सवाल उठा रहा है और उसी क्रम में अभिनव, लेकिन अखिलेश यादव का जो कहना है कि कानून व्यवस्था का सिर्फ दिखावा कर रही है सरकार, अगर समय पे कानून व्यवस्था रखती तो ये घटना ना होती। क्या ये सच में है कि अगर प्रशासन द्वारा विसर्जन के समय सच में रखवाली की गई होती या सुरक्षा का ध्यान दिया होता तो आज बहराइच इतना ना जलता?
बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र के समय पहले आपको याद होगा कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी डीएमएसपी के साथ बैठक की और उसमें खास निर्देश दिए गए थे कि दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान कहीं भी हिंसा न बरत पाए और स्कूल में अधिक से अधिक फोर्स जो है मौके पे लगी रहे। लेकिन जी अधिकारियों की बात जो है तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया या कि वो लापरवाही लगातार करते नजर आए, कानून का जरूर वहाँ पे ढीली नजर आई। बहराइच में डीएमएसपी इसके लिए निश्चित जिम्मेदार है, लेकिन उन्होंने इस लापरवाही को लखनऊ को बताना उचित नहीं समझा, अपने आला अधिकारियों को लगातार गुमराह किया और उसका नतीजा हुआ कि बहराइच में हिंसा बढ़ गई, चारों ओर आगजनी जैसी घटनाएं होने लगी, शोरूम फूंक दिए गए, अस्पताल फूंक दिए गए और जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई, जब हाहाकार लोग जागे और बड़े अधिकारी जो है वो पहुंचना शुरू की, तो बड़ी घटना बहराइच में निश्चित रूप से हुई, दुखद है। और एक व्यक्ति की जिस हुई है भी देखिए कई राउंड गोली उसको मारी गई है, तो देख सकता है एक दूसरे की स्थिति वहां पे रही कि अब जाके स्थिति वहां पे नियंत्रण में जरूर है, लेकिन लगातार इसको जब जब चुनाव आता है ऐसा क्यों करा, जनता भी सरकार के सभी हथकंडे को समझ रही है। जी अभिनव, और जिस तरीके के बातें सामने आई हैं कि बहराइच के लोगों का कहना है कि जब दंगा हो रहा था, जब ये प्रदर्शनकारी मारपीट कर रहे थे लोगों को, तो उनके घरों के अंदर से हथियार मिले, असलहे मिले, तो क्या ये संभव है कि हो सकता है ये जो दंगे हुए हैं ये जानबूझ के बनाया गया है? क्योंकि अगर जानबूझ के ना किया गया होता तो घरों में इतने हथियार क्या कर रहे थे बहराइच के? बिल्कुल, देखिए कोई नहीं है कि ऐसी सामने आ रही है, कई लोग इसमें पहले से भी लगे हुए थे और सुरक्षा उनके पास तो सुरक्षा जो नहीं समय रहते अलर्ट कर पाएंगे प्रशासन को, उनका भी इंटेलिजेंस फेलियर भी बताया जा सकता है। और देखिए तमाम जगह सरकार के और अधिकारियों की जो कमी है वो भी लखनऊ बॉर्डर भी है, तो बहुत संवेदनशील इलाका है वहाँ की आगजनी घटना और बड़ी संख्या में उधर से इसमें देश की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है और के अगर हथियार दिए जा रहे हैं तो ऐसे में तमाम सवाल जो है प्रशासन पर उठते हैं, लगातार इस मामले में नजर आ रही है। जी अभिनव, लेकिन जिस तरीके से अब विपक्ष हमलावर है सरकार को लेकर कि ये जानबूझ के कराया जाए, ये कहाँ तक सही है? अब विपक्ष फिर से मौका मिल गया सरकार को घेरने का और निश्चित सरकार को इसमें खतरे का था है जिम्मेदार है, समय रहते लखनऊ आला अधिकारियों को घटना के बारे में जानकारी नहीं दी और स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई, ये बात स्थिति नहीं है। लगातार इस तरह से हाईवे पे किलोमीटर तक उपद्रवियों जगह आग लगाई तो कौन लोग हैं और लाइन हाजिर किया नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से लाजमी उसका सवाल खड़ा करना और सरकार ठीक है। जी अभिनव, आज मृतक के परिवार वाले सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी मिल पाई है कि क्या मांगे हैं उनकी, किस सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ से वो मिलने वाले हैं? हिंसा के दौरान गोपाल मिश्रा जो है उसकी मौके थी, उसपे एक पक्ष के लोगों ने गोली है लगी और उसके देखिए उसकी बॉडी है उसकी भी फुटेज सामने आई, किस तरह के उसके शरीर जो गन कह सकते हैं जो बंदूक की गोली के छेद है वो साफ तौर पे देखे परिवार यही है कि जो आरोपी है उनका इनकाउंटर हो, उनके घर पे बुलडोजर चले, इसमें करीब 5 नामजद कई अज्ञात लोगों का नाम शामिल है। से नौकरी की मांग कर रहा है, आर्थिक मदद की मांग करने के लिए परिवार आएगा और देखिए आरोपियों के विरुद्ध देखिए लगातार कठोर कार्रवाई की बात जो है वो लगातार परिवार कह रहा है। एनकाउंटर और बुलडोजर परिवार खड़ा हुआ है और देखने वाली बात है कल लखनऊ में मुलाकात के बाद क्या कुछ होता है। ठीक है जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर ट्वीट करते हुए सीधे तौर पर भाजपा सरकार को घेरा और कहा कि जब भी चुनाव आते हैं भाजपा जानबूझकर सांप्रदायिक दंगे पहले बढ़ाती है और उसके बाद उसे संभालने का दिखावा करती है।
बीते दिनों में पूरा बहराइच आग के हवाले कर दिया गया। बहराइच में दो समुदाय के बीच भड़की हिंसा से लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हो गया। शोरूम, मकान फूके गए, साथ ही इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया। इस कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ मृतक राम गोपाल के परिजनों से आज मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि बहराइच हिंसा में राम गोपाल मारा गया था, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उसके परिजन लखनऊ आएंगे और बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह उसके परिजनों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात कराएंगे। बता दें कि पिछले 2 दिनों से हिंसा में जनपद बहराइच जल रहा था। प्रतिमा विसर्जन को लेकर विवाद शुरू हुआ और युवक का शव गांव पहुंचा, लेकिन लोग भड़क उठे। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को काबू करने के लिए अधिकारी तक मैदान में उतरे, तब जाकर स्थिति थोड़ी संभल गई। लेकिन इसके साथ बता दें कि उसकी अंतिम यात्रा में करीब 6000 लोग शामिल हुए। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छोटेलाल, सरपंच जी, ये छोटेलाल बीमार क्यों नहीं पड़ता? कोई माता के वरदान होंगे, कोई जादू टोना किया होगा। ए छोटेलाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियाँ हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटेलाल तो बड़ा काम कर गया। छोटेलाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, एएनएम या आंगनवाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए झारखंड सरकार को सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकंड टॉपर राज्य का सम्मान प्रदान किया। झारखंड सरकार इस अवसर पर सभी राज्यवासियों का आभार व्यक्त करती है और आशा करती है अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए आगामी त्योहारों को मनाए। जय जोहार, जय झारखंड। छोटेलाल, सरपंच जी, ये छोटेलाल बीमार क्यों नहीं पड़ता? कोई माता के वरदान होंगे, कोई जादू टोना किया होगा। ए छोटेलाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियाँ हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटेलाल तो बड़ा काम कर गया। छोटेलाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, एएनएम या आंगनवाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में अब हर किसी